सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है सभी का आज 21 दिसंबर के जन सत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने जो हाल ही में लोकसभा द्वारा 3 आपराधिक विधेयक पारित किए गए हैं उसको लेकर खबर है। बहुत सारे क्राइम्स में पनिशमेंट को और बढ़ा दिया गया है, रिगरस कर दिया गया है। अगर हम जाने हमारी नॉलेज के लिए, उन 3 विधेयकों का नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023 को ध्वनिमत से अपनी स्वीकृति दी। मतलब सभी लोकसभा में मौजूद सदस्यगण द्वारा रिक्वायर्ड वोटिंग और रिक्वायर्ड अफर्मेशन द्वारा इसको पास करा गया। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि अगर हम ये जानें कि अगर कोई बिल पेश करा जाता है लोकसभा में, तो उस विधेयक को, उस बिल को कितनों की अप्रूवल चाहिए होती है, कितनों की अप्रूवल चाहिए होती है और कैसे वो एक्ट बनता है। आप उस प्रोसीजर को अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक में देखिए ज़रूर जाकर। अगली खबर है, सात्विक और चिराग को खेल रत्न, शमी बने अर्जुन। ये बेसिकली अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारे ऐसे खिलाड़ी टोटली डाउन टू अर्थ हैं और इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनको मिलना ही चाहिए। हिंदी में संजीव और अंग्रेजी में नीलम शरण समेत 24 लेखकों को पुरस्कार। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी जो अवार्ड मिल रहे हैं, तो साहित्य अकादमी अवार्ड्स के भी नाम आ गए हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड्स ठीक है, आ जाते हैं। हमारे सामने ये लेख है, विकसित भारत की राह। विकसित भारत टिकाऊ तथा न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यमिता, नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देगा। इसका मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रासंगिक कौशल के साथ युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाना है। ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए शहरी ग्रामीण विभाजन को समाप्त कर विश्व स्तरीय पर्यावरण अनुकूल तथा टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। भारत अवसरों का उपयोग कर चमत्कारिक आर्थिक विकास की ओर अग्रसर है। विकसित भारत 2040 का दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी प्रयास तमाम क्षेत्रों, सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दृष्टिकोण के समन्वय पर केंद्रित है। विकसित भारत के लक्ष्य में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका मानव संसाधन, विशेषकर युवाओं की होगी। समग्र शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार, कौशल विकास जैसे कार्यक्रम तथा नीतियों के कारण सामाजिक बुनियादी ढांचा व्यापक हुआ है। वर्ष 2047 तक उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की क्षमता लगभग दोगुनी होगी। इसके लिए मौजूदा उच्च शिक्षा संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के साथ अतिरिक्त ऐसे संस्थानों की ज़रूरत है जहां अनुसंधान तथा नवाचार हो। मेरे साथियों, हमको ज़रूरत है कि हम इनोवेशन पे काम करें, हम रिसर्च पे काम करें, है ना। तो हमको और ऐसे रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा। कैंपसेस में इनोवेशन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो और बेहतर अध्ययन करके देश के सामने एक अच्छी टेक्नोलॉजीज़ लाएं, ताकि हम और डेवलप कर सकें। दुनिया की युवा आबादी में लगभग 5वें हिस्से के साथ भारत सबसे युवा देश है तथा 2047 तक दुनिया में सबसे बड़े कार्यबल प्रदाता देश बनने जा रहा है। अक्सर अवसर है कि जनांकीय लाभांश का बेहतर उपयोग कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो। राज्य वित्तीय तंगहाली में है, इसलिए नए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए निजी क्षेत्र को आगे आना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा प्रणाली में बदलाव कर कौशल विकास पर जोर देगी।
साथ ही ग्रामीण शहरी शिक्षा विभाजन को दूर कर हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी। जीवन पर्याप्त सीखना जीवन पर्यंत सीखना और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी। आज 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान भारत केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र 10 करोड़ बच्चों की शिक्षा पर अपना ध्यान देते हैं। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा कम वजन वाले बच्चों के अनुपात में तेज गिरावट भी आई है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर निवारक देखभाल का प्राथमिकता तभी सभी को सस्ता, सुलभ और स्वस्थ सेवाएं सुनिश्चित करेगा। मतलब कि अगर हम देखें तो स्वास्थ्य पे अगर हम बुनियादी चीज़ों पे ध्यान देंगे, तभी जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसको हम बेहतर एक कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का व्यक्ति बना पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का हेल्थ ही ठीक नहीं होगा, हम कहते हैं ना, हेल्थ हेल्थ होता है, यही आपके माइंड को आगे डिफाइन करता है। अगर आप हेल्दी व्यक्ति होते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आप चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, आपके अंदर कहते हैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। मगर अगर हेल्दी नहीं है आप, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अब हेल्थ की अगर हम बात करें बुनियादी ढांचे में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर हम बात करें शिशु के स्तर पे, एक शिशु जो होता है, छोटा सा बच्चा जो होता है, उसके स्तर पे क्या हेल्थ होगी? क्या उसकी सिक्स पैक एब्स हों? क्या उसे जिम भेजा जाए? नहीं, उसकी हेल्थ होती है कि हम ये सुनिश्चित करें मेरे साथियों, ये सुनिश्चित करें कि चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड वेस्टिंग ना हो, वजन लंबाई में अंतर कम हो, चाइल्ड स्टंटिंग ना हो, चाइल्ड स्टंटिंग ना हो, और साथ ही साथ मैल न्यूट्रिशन ना हो। एक हेल्दी बच्चा हो, है ना। आगे आते हैं। पिछले दशक में रेल लाइन निर्माण 1452 किलोमीटर प्रतिवर्ष से लगभग 3 गुना बढ़कर 5243 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग संजाल 60% बढ़कर 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष अभियानों के जरिए नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। दुनिया में भारत डिजिटलीकरण में अग्रणी है। आधार, यूपीआई, कोविड प्लेटफॉर्म इत्यादि, हम लोग बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत आगे ले गए हैं अपने। हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हम आपके जो रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी बात करें, हम उस पर अच्छा काम कर रहे हैं इस समय साथियों। बहुत कम समय में वित्तीय समावेशन के तहत 40 करोड़ बैंक खाते खोले गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, नरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा गरीबी के खिलाफ मजबूत लड़ाई जारी है। भारत हाशिए पर स्थित समुदायों पर ध्यान केंद्रित कर सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। प्रगतिशील कृषि सुधारों को लागू कर किसानों की उत्पादकता तथा आय बढ़कर भारत टिकाऊ कृषि पद्धतियों और तकनीक नवाचारों को बढ़ावा देगा। विकसित भारत टिकाऊ तथा न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करने के लिए उद्यमिता, नवाचार तथा तकनीक को बढ़ावा देगा। है ना, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता होगी, नवाचार, इनोवेशन, है ना, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भारत जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संकट से निपटने के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण या नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देगा। विकसित भारत के लिए कड़े पर्यावरण नियमों को लागू करने, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने, टिकाऊ पहलुओं को प्रोत्साहित करने, व्यवसायों को हरित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता है। व्यवसाय सुविधा प्रदान कर विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन तथा निर्यात को बढ़ावा देगा। है ना, हम देखिए, जब हम अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगे, हम बिजनेस को, स्टार्टअप्स को मोटिवेट करेंगे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। है ना, वैश्विक चुनौतियों को भी देखना होगा, जिससे अधिक समृद्ध लेकिन ध्रुवीकृत दुनिया सहित संरचनात्मक और संस्थागत सुधार
क्षेत्रीय असमानताओं को पाटना, विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पुनर्मूल्यांकन, मानव पूंजी निर्माण और वैश्विक नेतृत्व की आवश्यकता होगी। भारत को बदलती जरूरतों और चुनौतियों के अनुरूप नीतियों के निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता है। प्रगति का मूल्यांकन संदर्भ वर्ष में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो IMF मानता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट अपने आप में एक वो है इकॉनमी, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है IMF के अनुसार, जो कि मेरे साथियों बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी आप अध्ययन कर लीजिएगा। ये जरूरी अच्छा डेटा दिया हुआ एंड में आर्टिकल के। चलिए आ जाते हैं। ये आर्टिकल शाह की सोचें। चुनाव कराने के तरीके को लेकर विपक्षी इंडियन गठबंधन ने आयोग को कुछ सुझाव भेजे हैं। मतलब हमारे जो हाल ही में पॉलिटिकल कुछ नए नए परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसको लेके हर कोई सुझाव दे रहा है अपने। सुझाव की शक्ल में है सवाल। दिल्ली में अपनी चौथी बैठक में विपक्षी गठबंधन के प्रस्ताव पारित कर चुनाव आयोग से मांग की है कि मतपत्रों के जरिए चुनाव कराए जाएं, मतलब बैलेट पेपर के जरिए। मतलब देखिए, आपकी दुनिया आगे जा रही है और हमारी अपोजिशन पार्टी पीछे जा रही हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो मतदाता स्थापित पर्चियाँ वीवीपैट की 100% गिनती की जाए। मतलब वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती की जाए। जैसे देखिए, ये सब ना बहुत ही कम्बरसम काम है, ये बहुत ही हेक्टिक काम है। हमारे कमीशन के द्वारा अगर कराया जाए तो बहुत देर हो जाएगी काउंटिंग में। विपक्ष सुझाव है कि मतदान के दौरान पर्ची को बॉक्स में डालने की जगह इसे मतदाता को सौंपा जाए और वह अपनी पसंद की सत्यापित करने के बाद इसे मतपेटी में डाल देगा। विपक्षी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग ने ज्ञापन का जवाब नहीं दिया है। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के नतीजों को लेकर सवाल उठे। मेरे साथियों, ये तो पॉलिटिकली कुछ ना कुछ लग ही रहा रहेगा, हम इसको ज़्यादा नहीं जाएंगे। मगर हाँ, ये देश में लोकतंत्र की खास बात है कि हम विपक्ष की भी सुनते हैं। और चुनाव आयोग तो हमेशा ओपन रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जो भी आपके वीवीपैट मशीन है या फिर जो आपकी जो ईवीएम मशीन है, इसको लेके चुनाव आयोग हर बार इलेक्शन से पहले ओपन चैलेंज रखता है कि भैया हम मशीन आपके लिए आपका भी मेरे साथ ही दिल्ली में होंगे, तो चुनाव के वक्त ना, चुनाव के पहले आप कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर घूमिएगा। मतलब रेकी मत करिएगा, वरना इंटेलिजेंस एजेंसी उठा ले जाएगी। ऐसे ही गुजरेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पे बाहर एक काउंटर लगा होगा। उस काउंटर में बतौर चुनाव आयोग के अधिकारी और स्टाफ लोग बैठे होंगे और उस काउंटर पर लिखा होगा कि ईवीएम की खुद ही जांच कर लें। मतलब कि आप लोग चाहो तो खुद भी देख सकते हो कि क्या ईवीएम को छेड़छाड़ हो सकती है। ये डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में होता है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने हर बार हर इलेक्शन से पहले सभी पार्टी के दलों को बुला के ये पूरा अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आइए। और हैकर्स को तक कहा है, ओपन लेटर हैकर्स को दिया है चुनाव आयोग ने कि हैकर्स भी आके इन मशीनों की टेस्टिंग कर सकते हैं, इन्हें हैक करना चाहें तो हैक कर सकते हैं, मतलब अगर हैक कर पाए तो। मगर इन सारे एफर्ट्स करने के बाद जो डिसीजन फाइनल निकला कि वीवीपैट को और ईवीएम को जो हैक करना या छेड़छाड़ी करना ना के बराबर है। अब जो हमारी माननीय अपोजिशन कर रही है, ये बेसिकली न्यूज़ में बने रहने का प्रयास होते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कुछ मुद्दा ना हो तो मुद्दा बनाया जाए। हालांकि मैं न्यूट्रल वे में कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग का जो व्यू है वो क्लियर है कि ईवीएम या वीवीपैट मशीन को किसी भी तरीके से हैक नहीं कर सकते हो आप। और जिन जिन लोगों ने इस पे सवाल उठाए भी हैं, चुनाव आयोग ने ओपनली इनविटेशन दिया है कि आप आइए और आप इसको हैक करके दिखा दीजिए। चलिए आ जाते हैं ट्रम्प की मुश्किलें। हाल ही में देखिए, ट्रम्प के पीछे तो पूरी गवर्नमेंट पड़ गई है वहाँ पे। माननीय पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प। वहाँ के अभी चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो कोर्ट ने भी हाथ धो के पीछे पड़ गई है इनका इनका जो है ना पूरा कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया है ना।
हालाँकि वहाँ पे देखिए जो निर्णय आ रहे हैं ना, वहाँ पे वो स्टेट पे ही इम्प्लीमेंट रहेंगे। यूएस में हम जानते हैं कि सिस्टम अलग होता है। मतलब यूएस में ऐसा नहीं है कि अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया या बड़ी वाली कोर्ट ने कह दिया तो वो सारे यूएस के राज्यों में मान्य हो जाएगा। अभी ट्रम्प में क्या हो रहा है कि जिन जिन राज्यों में फैसले हो रहे हैं वो राज्य ऑपोजिशन वालों के हैं, और जुडिशरी भी वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। अगर आप थोड़ा अध्ययन करेंगे डीपली तो यूएस में क्या होता है, जो जुडिशरी है वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स और पब्लिक्स रिपब्लिकन्स से इलेक्शन होते हैं जो जजों के। तो अभी जो निर्णय इनके ऊपर आ रहे हैं ट्रम्प साहब के ऊपर, ये बेसिकली उन्हीं राज्यों में आ रहे हैं जहाँ पे इनकी ऑपोजिशन पार्टी के मेजोरिटी है। ठीक है। व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा है। कोलोराडो प्रांत की प्रमुख अदालत ने कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया है। देखा आपने, कोलोराडो प्रांत के, कोलोराडो मतलब कोलोराडो कहते हैं, कोलोराडो प्रांत के, मतलब देखिए ये सिर्फ एक समझ लीजिए आपकी। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे असल में ये है कि जैसे कि हमारे स्टेट्स में हाई कोर्ट्स अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अलग हैं, तो वैसे ही वहाँ पे भी अलग है। तो वहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने कर दिया, हालांकि वो मान्य सब पे नहीं होता है। ठीक है। इस फैसले पर ट्रंप के लिए अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ही अदालत ने 14वें संविधान संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया है। इस नियम के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जो संविधान की शपथ लेने के बाद बगावत का किसी तरह से समर्थन करता है या उसमें शामिल होता है। कोलोराडो की अदालत ने तीन चार सॉरी एक मिनट रुकिएगा के मुकाबले 4 की बहुमत से जिला अदालत के निर्णय की पलट दिया, जिसमें निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी को कैपिटल पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका सकता, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा के राष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान है। मेरे साथ ही उस समय थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप के ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, मगर जो अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय जो उनका जो एक कहते हैं वोट बैंक है, तो यूएस में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ही आए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत रिफॉर्म्स लाए थे यूएस गवर्नमेंट में जो कि पॉजिटिव थे। बाइडेन साहब का थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं कुछ खास। चलिए आगे आते हैं। 2 खिलाड़ी को खेल रत्न को मिला अर्जुन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में इस साल मिलने वाले अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पाने वाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। भारतीय क्रिकेट टीम से तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का सम्मान 2 युवा बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी को दिया जाएगा। देखिए कि ध्यान रखिएगा आप, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है ये किसे दिया जाएगा, ये आपका दिया जाएगा सात्विक भाई को। और किसे दिया जाएगा, और ही दिया जाएगा चिराग भाई को। ठीक है। ध्यानचंद। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाएगा, दिया तो बहुत लोग को जाएगा, मेन आदमी हमारे हैं शमी भाई। आदमी तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा प्लीज़। खेल मंत्रालय ने सूत्रों के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने शमी का नाम सूची में शामिल करने के लिए विशेष आग्रह किया था। हाँ, शमी बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं भी। ये देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार इन लोग को मिलेगा, ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है मेरे साथियों। ध्यानचंद जीवन पर्यत पुरस्कार कविता सिल्वराज कबड्डी, मंजुषा कंवर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी। द्रोणाचार्य पुरस्कार गणेश महावीर आर बी रमेश। द्रोणाचार्य पुरस्कार शिवेंद्र सिंह जसकीरत सिंह ग्रोवर गोल्फ और जय कुमार पुंछीलाल टेबल टेनिस।
अर्जुन पुरस्कार को आपके शमी के अलावा बिजहानी तीरंदाज शीतल देवी, पुरुष हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर, सुशील चानू, ओजस प्रवीण, अदिति गोपीचंद, मोहम्मद हसीमुद्दीन, शतरंज खिलाड़ी और वैशाली गोल्फर। हसीमुद्दीन शतरंज खेलते हैं, वैशाली जी गोल्फर हैं। दीक्षा डागर, प्रताप सिंह तोमर, पहलवान अंतिम पंघाल, एशिया खेलों के रजत पदक विजेता वुशु खिलाड़ी नवराम रोशी बीना देवी और टेबल टेनिस खिलाड़ी आयिका मुखर्जी शामिल हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर आप लोग इस पीसीएस लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।